है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात, कमिश्नर में ऑल्सो रिक्वायर फ्रॉम एनी पर्सन वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है ये उसके लिए भी है स्पेशल रिटर्न, ठीक है। तो जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो ये स्पेशल रिटर्न उसके लिए भी है। A return in a prescribed form as such person shall furnish the return not later than the date specified in this regard. Final return, section 28. If a person applies for deregistration, बंदा सेल टैक्स से अपनी रजिस्ट्रेशन खत्म कर रहा है, he shall before deregistration furnish a final return to commissioner in the specified form, such manner, at such time as directed by the कमिश्नर। वो एक अपनी फाइनल रिटर्न जमा कराएगा। नीचे उसने जो टेबल दिया है उसमें उसने बताया हुआ है कि नेचर ऑफ रिटर्न क्या है, मंथली है, स्पेशल है, फाइनल है और एनुअल है। एनुअल रिटर्न पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज करवाएंगी और 30 सितंबर फॉलोइंग द ईयर एंड, ठीक है। जो भी उनका साल का एंड होगा उसे आने वाला 30 सितंबर को वो जमा करवाएंगे। फाइनल रिटर्न वो जमा कराएगा जो डी रजिस्ट्रेशन पे जा रहा है, और स्पेशल रिटर्न किसी भी अरसे की हो सकती है और वो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी कहा जा सकता है। और मंथली रिटर्न की जो ड्यू डेट है दैट इज 15th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग एनी टैक्स पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक फाइल अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हैं जो अब हो रही है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये मैंने आपको बताया था ना कि 18 तारीख तक करा सकते हैं। वेयर द सेल टैक्स पेएबल विद द रिटर्न पेड टिल 15। सेल टैक्स जो पेएबल होगा वो 15 तारीख तक जमा कराना है, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली आप 18 तारीख तक जमा करा सकते हैं, और अब आजकल जमा भी इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रही है। तो ये जी रिटर्न्स का इसका किस्सा है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्सा है। चले इसमें वापस आएंगे थोड़े ब्रेक के बाद। पहले करते हैं हम न्यूमेरिकल पे आते हैं थोड़ा सा। तो पानी पी लें थोड़ा सा। पानी में पी लूंगा। ना यार किधर बस हो गई। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी कहना सर ये पहले ये क्यों नहीं पढ़ाया था। मैं नहीं कहता बेफिक्र है। मुझे एक बात बताएं, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये शायद कॉन्सेप्ट आपको मैंने किसी और तरीके से बताया हो, अब जिस तरीके से बता रहा हूँ दिस इज द फाइनल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें गिफ्ट्स मिलते हैं इन काइंड, गिफ्ट्स मिलता है इन काइंड, ऐसे ही है, याद है। और ये जो गिफ्ट मिलता है इन काइंड ये दो तरफ से हो सकता है, ये रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है और ये अदर देन रिलेटिव्स हो सकता है। भाई याद है फर्क क्या था, अगर जो रिलेटिव की तरफ से होता है ये नॉट टैक्सेबल होता है, ऐसे ही है, और जो अदर देन रिलेटिव होता है ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है, ऐसे ही है। थोड़ा सा आप जरा सिचुएशन को समझना है। अभी पिछले दिनों शायद हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था, लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में आया भी था कि शेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, शेयर्स की, वो शेयर्स हमें मिल रहे हैं फादर की तरफ से, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे मिल रहे हैं, और फ्रेंड की तरफ से
या फिर हमें इनहेरिटेंस में मिल रहे हैं। इनहेरिटेंस में किसकी तरफ से आएंगे? फादर की तरफ से आएंगे ना। हाँ, फादर की तरफ से इनहेरिटेंस में आए। ठीक है, तो थोड़ा डार्क मार्क कर लेंगे। कॉस्ट, ये ठीक है, ये उससे भी क्या गुजरा है ना, ये बारीक है, वो हल्का था, ये बारीक है। ये देखते हैं ये क्या है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये ठीक है ना। ये थोड़ी देर बाद इसने भी डल हो जाना, देख लेना। ठीक है, कॉस्ट की बात करें अगर, इनको कॉस्ट कितनी पड़ी, मिसाल के तौर पे इसे 15 रुपए की कॉस्ट पड़ी, इसको भी इन शेयर्स की 15 रुपए की कॉस्ट पड़ी। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको शेयर्स मिले फादर की तरफ से, दोस्त की तरफ से या इनहेरिटेंस में, तो इनको जो कॉस्ट मिली पड़ी, इनको जो अपनी कॉस्ट पड़ी वो इतने की पड़ी। जिस दिन ये आपको मिले उस दिन की फेयर वैल्यू, जिस दिन ये आपको मिले उस दिन की फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, इसकी 20 थी, इसकी भी 20 कर लें और इसकी भी 20 कर लें, सेम, ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो चीजें। जिस दिन हमें मिले उस दिन की फेयर वैल्यू ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट टू ट्रांसफरर, ट्रांसफरर की कॉस्ट ये थी, फेयर वैल्यू जिस दिन वो हमें मिले। हमने वो बेच दिए 30 रुपए के, हमने वो बेच दिए 30 रुपए के। दो काम हुए, पहले वो मेरी पोजेशन में आया, फिर वो मैंने आगे बेच दिया। इसका मतलब ये है कि जब वो मुझे मिला तो अप्लाई होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड, जब बेचूंगा तो कौन सा अप्लाई होगा? कैपिटल गेन का। तो इस सिचुएशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फादर की तरफ से गिफ्ट आया, रिलेटिव की तरफ से गिफ्ट आया, तो इसमें कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, दोस्त की तरफ से गिफ्ट आया, ठीक है, हाँ, लेकिन इस पे टैक्स लगेगा। और अगर इनहेरिटेंस में आ गया, इनहेरिटेंस में आ गया तो क्या होगा? नहीं लगता होगा। इनहेरिटेंस में भी आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, दोस्त को जब मिलेगा तो तब आपका इसमें टैक्स लगेगा। 15 की चीज उसकी थी, आपको जब ट्रांसफर हुई 20 की हो गई। ठीक है, तो 5 से आपको टैक्स लगेगा। अब आपने वो चीज बेच दी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। जब हमने वो चीज बेच दी तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आई। अब जब वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आई तो हमने क्या पढ़ा था कि वो जितने की बिकी उसमें से माइनस करेंगे वो वाली कॉस्ट जो ट्रांसफरर को थी। सेम रूल यहां भी लगेगा, 30 माइनस 15 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। सही है, सेम रूल यहां लगेगा, जितने की बेची और जितने की कॉस्ट टू ट्रांसफर, 30 माइनस 15। यहां पे क्या होगा? यहां पे जो फेयर वैल्यू मुझे पड़ी दैट विल बी 30 माइनस 20। किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 20 ही आएगा, 5 तो नहीं आएगा ना। 15 ये 5 तो कैपिटल गेन्स में जाएगा उस फ्रेंड के जिसने डिस्पोज किया है। यहां पे आपका आएगा 20। ठीक है,
यहाँ पे आप क्या कह रही है, क्या आएगा? बेस आएगा। क्योंकि उसको तो ये कॉस्ट उसको कॉस्ट नहीं ना, पर उसको 20 का ही मिला है, तो उसको 20 का ही फायदा होगा। इसकी कॉस्ट 20 पड़ जाएगी। यार ये क्या मसला है, ये ले, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये था कि फ्रेंड के केस में एक इस दफा आई कैप ने इस चीज को टेस्ट कर लिया है कि इस केस के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमें ये वाली कॉस्ट जो पड़ेगी, ये इसका क्योंकि इसने बेचा नहीं है, बात आपकी ठीक है, तो जितने का मुझे मिला वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जितने का मुझे मिलेगा वो सारे का सारा अदर सोर्स में जाएगा। इन दो केसेस में वो अदर सोर्स में नहीं जा रहा, कैपिटल गेन के टाइम पे जाएगा। फर्क वैसे देखा जाए ना तो यहां पे कितना टैक्स पड़ रहा है? 15 पे। यहां पे 15 पे पड़ रहा है टैक्स, यहां पे 10 रुपए पे पड़ रहा है और यहां पे 15 रुपए पे पड़ रहा है। तो इस केस में जो टैक्स पड़ गया है वो हमें 20 का यहाँ पे और 10 का यहाँ पे 30 के ऊपर टैक्स पड़ गया, और यहाँ पे हमें 15 पे और 15 पे टैक्स पड़ा है। तो नेक्स्ट जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो इस मैकेनिज्म के ऊपर इसे सॉल्व करना है, सही है। इस मैकेनिज्म में हमने इसे सॉल्व करना है कि अदर सोर्स में फ्रेंड के केस में जितने की मुझे फेयर वैल्यू पड़ी वो जाएगी, और जब बेचेंगे तो वो फेयर वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये आपको याद हो पिछले दिनों भी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या नाम था बोला, सुल्ताना वाला और जमीला वाला आई थिंक किया था, उसके अंदर ये चीज़ टेस्ट हुई थी, ठीक है। उसके अंदर इस चीज़ को उसने टेस्ट किया था, लेकिन हम उसके अंदर ये लेके गए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सॉरी कैपिटल गेन को लेके गए थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसलिए नहीं लेके गए थे, वो पिछले सालों में उसके पास आया था। मिसाल के तौर पर उसे 2017 में आया था उसके पास, बेचा उसने 2020 में था, तो हम टैक्सेबल इनकम कब की बना रहे थे? 2020 की बना रहे थे, तो इसलिए सिर्फ ये ट्रीटमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन की वजह से ये मेरे उसमें माइंड में था कि ये चीज़ इस तरह से हमें क्लियर करनी चाहिए। लेकिन जो फ्रेंड ट्रांसफर कर रहा है उसे तो 5 का टैक्स ही पड़ेगा है, जो फ्रेंड ट्रांसफर कर रहा है उसे तो 5 का टैक्स ही पड़ेगा। 5 का टैक्स किसे पड़ रहा है? जो फ्रेंड ट्रांसफर करेगा ना, फ्रेंड जो ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर का तो एक अलग चक्कर है, उसका एक अलग है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जिसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको देखें आप क्या होगा। उसको तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस जो है वही जा रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये कहीं पे लिख ले अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर कहीं पे साइड पे करके। और यहां हम वो सोल्ड का भी एक कॉन्सेप्ट लगाते होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, कि फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज हायर लेते होते हैं ना। फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल रिसीव्ड विच एवर इज हायर, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं। तो ये बेसिकली आजकल आई का पूछ बहुत रहा है। और एक और कंफ्यूजिंग बात इसके अंदर करता है कि वो जैसे उस क्वेश्चन में भी उसने ये बात की थी कि वो जो शेयर्स उसे ट्रांसफर हुए दोस्त की तरफ से, वो रजिस्टर्ड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या ऐसी स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे मुल्क से बाहर है, तो वो फिर हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की बताए 37 या 37A, 37 या 37A, 37A के मुताबिक उसे डील करेंगे। जैसे ये जो मैंने निकाला है 15, तो ये क्या मैं 37A में या 37 के मुताबिक डील करेंगे। बेशक वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वो बाहर के मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हमने उसे 37 के मुताबिक डील करना है, ना कि 37A के मुताबिक। अगर उसी एक्सचेंज पे जैसे उस केस में उसने बाई ही बेच दिए थे ना, हाँ, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इसको आपने 37A के मुताबिक नहीं देखना, 37 के मुताबिक देखना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है।
दूसरा एक और कॉन्सेप्ट की थोड़ी क्लैरिटी देनी है सर बस हो चुकी है, कमाल जा रही यार। अब तो इंटरेस्टिंग बातें जा रही हैं, अब तो इंटरेस्टिंग बातें जा रही है। एक क्वेश्चन करना है, अभी आधा घंटा पड़ा है। अच्छा है। कौन सा क्वेश्चन करना है? यार काइंडली मार्कर का कहना, उधर से नजर ही कुछ नहीं आ रहा, बताता हूँ मैं लिखा हुआ। बल्कि आप कह देंगे आ जाओ आप, वो लेक्चर ना मिस हो। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेन करेंसी लोन का, उसकी भी थोड़ी क्लैरिटी ले रहे हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो फॉरेन करेंसी लोन है वो जैसे जैसे रीपे होता है वैसे वैसे फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, यही पढ़ा है ना। लेकिन आईकैप जो क्वेश्चन जब सॉल्व करता है वो ये अप्रोच भी लेता है रीपेमेंट की, वो दूसरी अप्रोच भी ले रहा है कि रीपेमेंट कोई भी नहीं है, अगर फॉरेन करेंसी के अंदर फर्क आ गया तो वो उसको प्लस या माइनस कर देता है। ठीक है, दोनों काम कर रहा है। हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसे कॉस्ट में, मिसाल के तौर पे मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया हुआ है, मार्कर दे दे यार, है मिसाल के तौर पे रहते, फोकस करें जरा। फॉरेन करेंसी लोन लिया हुआ है $2 लाख का, ठीक है। ये तब लिया था जब डॉलर का रेट 130 रुपए का था, सही है। अब मैंने इसकी रीपेमेंट कर दी $30,000 की, और जब रीपेमेंट की उस टाइम पे डॉलर का रेट 132 रुपए हो गया। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि ये जो ₹2 का इंपैक्ट है, इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इस ₹2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से, तो अपनी जो एसेट की कॉस्ट है वो 60,000 से बढ़ा देगा, ये बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन अगर कोई रीपेमेंट नहीं है और डॉलर का रेट बढ़ के 132 हो गया है साल के एंड पे, तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक तो यही तरीका है। अगर आप रीपेमेंट को लेके चल रहे हैं तो फिर आप उसे लिखेंगे कि हम एज पर आवर स्ट्रेटेजी हम उस चीज को लेके जा रहे हैं, इस इंपैक्ट को रीपेमेंट के टाइम पे, और अगर रीपेमेंट नहीं हुई तो मैं कॉस्ट के अंदर उसका इंपैक्ट नहीं ले रहा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आईकैप ने भी अपनी बुक्स में किया हुआ है, और वो ये भी करता है, जो और करता है वो ये है कि अगर कोई रीपेमेंट नहीं भी है या थोड़ी रीपेमेंट है भी, तो वो जो ₹2 का इंपैक्ट है वो पूरी अमाउंट पे लगाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे रीपेमेंट नहीं है तो डॉलर बढ़ के साल के एंड में 130 से 132 पे हो गया, तो वो ₹2 से ये सारी अमाउंट को बढ़ा देगा, कॉस्ट बढ़ा देगा, समझ लगी? तो वो तरीका भी ठीक है। वो बात सुन ले पहले कि वो मेथड भी फिर ठीक है। दोनों में से जो सा मर्जी कर ले, नोट दे दे, ठीक है। अगर आपने रीपेमेंट से करना है, रीपेमेंट से करें और उसे लिख दें कि हम इंपैक्ट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट रीपेमेंट के टाइम पे लेते हैं। रीपेमेंट होगी जितनी उसका इंपैक्ट ले ले, कॉस्ट में ऐड कर दे और डेप्रिसिएशन उस पर लगा दे। नहीं हो रही ना करें ऐड, ना लें कॉस्ट में और डेप्रिसिएशन उसी पे लगा दें। अगर दूसरा मेथड ले रहे हैं तो फिर आप उसको ₹2 के इंपैक्ट को सारी अमाउंट पे लगा दें जो कि ईयर एंड पे रेट होगा फॉरेन करेंसी का, और उसमें डेप्रिसिएशन लें। तो बोथ मेथड्स आर ओके। किसी एक को फॉलो कर लें और लिख दें उसे नोट में कि मैं ये तरीका फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इससे था, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो आईकैप के सोल्यूशन के मुताबिक करवाया था। जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो आईकैप के सोल्यूशन के मुताबिक करवाया था। उस टाइम पे ये बात मैंने क्लियर नहीं की थी, तो अब मैं आपको इसकी क्लैरिटी दे रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो है वो आईकैप पूछ रहा है। 2 पॉइंट्स और ऐसे हैं न्यूमेरिकली, एक बोनस से रिलेटेड पॉइंट है और एक वो अलाउंसेस वाला आपके वाला पॉइंट है। वो भी इंशाल्लाह मैं अगले एक आधे हफ्ते में क्लियर करूंगा कि उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि बोनस के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा आ गया है और अब मैं उसको देख रहा हूँ कि किसका ओपिनियन लेके चलना है। तो बहरहाल
ये ऐसे फॉलो करेंगे और फॉरेन करेंसी वाले दोनों में से किसी एक को कर लें, एक ही उसका आएगा, कोई भी आपका ख़राब नहीं होगा क्वेश्चन। एक और पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकली जो इम्पोर्टेंट है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उस पर 0.5% नोशनल एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त है, ये पढ़ी है ना बात। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो है, जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ के ऊपर 0.5% नोशनल एक्सपेंस लेस करने की इजाज़त, लेकिन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में वो भी शेयर्स आ जाते हैं जो किसी फॉरेन कंपनी ने किसी कंपनी को 100% ओन किया हो, वो भी तो आ जाती है ना। पब्लिक कंपनी भी आ जाती है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, तो क्या उस पर 0.5% लगना है? तो उस पर नहीं लगाना, हमने सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ पे लगाना है जो लिस्टेड होंगी, ठीक है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो बहुत वास्ट है, ठीक है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आती है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन के अंदर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी आते हैं, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसके अंदर मुदारबाज भी आते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही हैं। तो जो 0.5% का नोशनल एक्सपेंस है वो हम लिमिट रखेंगे ऐसी चीज़ों पे जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ना कि उस सिक्योरिटीज़ पे जो सिर्फ, हमने ये पढ़ा है ना कि फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर एक्वायर कर ले तो वो कंपनी क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। तो पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी पे आती है। अब उस पब्लिक कंपनी के शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर रहे तो उसमें 0.5% नहीं लेना, तो उसके ऊपर आपने 0.5% नहीं लेना, ठीक है। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है सर, थैंक यू। उसको आपने पब्लिक लिस्टिंग की फिर भी प्रॉब्लम नहीं रहा। वो क्वेश्चन ही मैंने देखा अभी तक, वो देखता हूँ कोई ना कोई वजह होगी, या हो सकता है सोल्यूशन अपडेट होने वाला हो। पब्लिक लिस्टेड थी, फिर लेना तो चाहिए था, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, बस यही था पब्लिक लिस्टेड। हाँ तो ले, तो वो मेरे ख्याल से फिर सोल्यूशन अपडेट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अपना ठीक रखें, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, वो हमें भी शायद सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम हो। वो मैंने देखा ही नहीं है वो वाला क्वेश्चन जो था ना। एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, ये मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बार बार आईकैप मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट कर रहा है। सेक्शन 37A हमारा लगता है जो, जिसे हम वो कहते हैं सिक्योरिटीज़। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि मार्केट बेस नहीं सेटल्ड हुई, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो मार्केट बेस सेटल्ड नहीं हुई, मतलब कि वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जिनकी सेल परचेज नहीं हुई और NCCPL को भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है सिक्योरिटीज़, है क्या सिक्योरिटीज़, लेकिन उनकी सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं हुई और NCCPL को भी उनका नहीं पता, तो उनका गेन लॉस कैसे ट्रीट होगा? जैसे सेक्शन 37 का होता है, ठीक है, जैसे सेक्शन 37 है सिक्योरिटीज, लेकिन गेन लॉस कैसे ट्रीट होगा? जैसे सेक्शन 37 प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की तरह। इसी तरह अगर अभी IPO प्रोसेस में चल रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर प्रोसेस में चल रहा है, और वो जो शेयर्स हैं वो भी लिस्ट में नहीं आए, उससे पहले बेच दिए और उसकी डिटेल NCCPL को जमा नहीं कराई, तो उनकी सेल परचेज भी किसके मुताबिक डील होगी? सेक्शन 37। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आईकैप जो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा टेस्ट करेगा लाजमी तौर पे, तो इनको आपने, क्योंकि ये क्लॉजेज नहीं ऐड हुई है ना, तो इन क्लॉजेज के अंदर प्लस माइनस भी है, तो ये लाजमी जो है इसको तैयार करके जाइएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी इसकी,
आईपीओ ही लिखा हो, ये बताया ना हो कि इसको उन्होंने स्टॉक Whenever you feel any confusion, just give the note and do the question. बस अपना नोट दे और क्वेश्चन को हल करके आगे चले जहां पे उसने क्लैरिटी नहीं दी हुई, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कल आपको एक सेल टैक्स का सवाल भेजा है, वो उठाए करते हैं सॉल्व। सुबह सुबह भेजा था, हाँ। बड़ा ही कोई छुट्टी का मैसेज है, अच्छा बड़ा ही कोई जालिम सवाल है। क्लियर क्यों नहीं है? हाँ, ये क्लियर क्यों नहीं है? क्लियर नहीं है? इतना ज़्यादा कितना ज्यादा है? अच्छा, ये मुझे इस बुक में नजर नहीं आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने फिर उसमें भेजा। पहले मैंने इधर ढूंढा है, पता नहीं मुझे मिला नहीं, शायद मुझे भी नींद आ रही थी। वैसे जिसने आपने भेजा उसको नींद नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये वाला भी करना है और जो पेपर में आया था वो भी करना है, और ये आप लोगों का होमवर्क के तौर पे होगा, खुद से सारा करके आना है, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 27। करें जी स्टार्ट। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute the amount of the sale tax payable or refundable to MA and input tax to be carried forward if any for the tax period अगस्त 2021 का। मेहरबान एसोसिएट्स is registered under the Sale Tax Act 1990. MA is engaged in the business of manufacturing and supplying of various consumer goods. Following information is available from MA's record for the month of August 2021. ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काइंडली इधर अपने पास रजिस्टर्स पे लिखते रहे ताकि आपने इसको सॉल्व करना है, पूरे को तो आपको कंफ्यूजन ना हो। परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, taxable goods from the unregistered person, exempt goods from the unregistered person. Supplies taxable good to registered person, unregistered person, exempt goods to local unregistered person, export of taxable good to UAE, export of exempt goods to UAE. हाँ जी, क्या ये दोनों एक्सपोर्ट हैं या सिर्फ 13 लाख वाली एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट जीरो रेटेड में दोनों को लूंगा कि सिर्फ 13 लाख को लूंगा? हाँ, 13 लाख जमा 19 लाख, ठीक है। एक्सपोर्ट होती है, जीरो रेटेड है, तो एक्सपोर्ट जो होगी उसमें ये दोनों फिगर्स आएंगी। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने इसके अंदर डाला हुआ था, एक्सपोर्ट के केस में हम ये दोनों को लेंगे, 1300 जमा 1900 को। एडिशनली क्या बातें लिखी हैं उसने? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, ये जो ऊपर बात की है ना 86-50 की, वो कहता उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। मटीरियल वर्थ 2,96,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनाने के लिए जो मटीरियल लिया गया है वो इस 8650 में शामिल है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा जाए, क्या मुझे उस पर इनपुट मिलता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। एग्जेम्प्ट टैक्सेबल सप्लाई बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा उस पर इनपुट मिलता है भाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा उस पर इनपुट नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात,
कि ये जो 8650 की परचेज है रजिस्टर से, इसमें ये शामिल है, तो क्या कर दूंगा,